नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास हुआ अब भी वही है का 15वां भाग। उस समय तुम गुस्से से ज़्यादा दुखी थी। मेरा रमानी बहनों के पास जाना तब तुझे बहुत ज़्यादा अखरने लगा था। अपने ही जाल में तू खुद को फंसा पाकर व्याकुल हो रही थी। तेरी परेशानी देखकर मैंने कहा, अगर तू तैयार हो तो अब यहाँ से कहीं और चले, कहीं और अपना ठिकाना बनाए, अपना काम शुरू करें। आखिर यह सब एक दिन तो करना ही पड़ेगा। कब तक ऐसे इंतज़ार करते रहेंगे? काम भर का तो पैसा इकट्ठा हो ही चुका है। मगर मेरी सारी बातें फिर सिरे से बेकार हो गई। तुमने जो बातें कहनी शुरू की उससे मैं समझ गया कि तुम यहाँ से कहीं और जाने के मूड में नहीं हो, चाहे जितनी भी मेहनत हो। बाकी जो आराम यहाँ है वह तुम्हारे मुंह लग गया था। यह बात जब मैं आगे तुमसे बार बार कहने लगा तो एक दिन तुम खींच कर बोली, देख बार बार ताना मत मारा कर। जब जानता समझता है तो काहे को मेरे सिर दर्द करता है। तू ही सही है। अब मैं सच में थक गई हूँ। अब कुछ करने क्या सोचने का भी जी नहीं करता। बस तू मेरा साथ न छोड़ना। अब मैं रमानी बहनों की तरह पैसे के पीछे नहीं भागना चाहती। इन दोनों को देखकर सोचती हूँ कि आखिर इस पैसे से इन्हें क्या मिल रहा है, कौन सा सुख है जो इन्हें मिल रहा है। इतनी उम्र हो गई लेकिन शादी ब्याह का कुछ पता नहीं, कुछ भी अता पता नहीं। पति बच्चों का सुख क्या है, परिवार क्या है, ये सब इन्हें पता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि इन्हें काम धंधा पैसा के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता, मगर पैसे के मुंह में फंसी हैं दोनों। मैं तुम्हारी यह बातें बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। तुम्हारे इस बदले रूप से मैं आश्चर्य में था कि कहाँ तो यह क्या क्या जुगत बिड़ा रही थी। ढेर सा पैसा कमाने रमानी बहनों की तरह आगे बढ़ने के लिए कितनी बड़ी मेहनत करती रही, कितनी कड़ी मेहनत करती रही। वह भी खाया पिया किया कराया जो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इतने सालों में इन बहनों की तमाम साजिश में शामिल हुई, मुझे भी किया। मगर चालाक बहनों के आगे दाल नहीं गली तो ऊब गई है। हार मान ली है, हथियार डाल दिए। मगर अब गृहस्थी, बच्चे, सुख दुख की बात कर रही है। ना इधर की रही ना उधर की, अपना भी मेरा भी सब लुटवा के अब फिर से रूप बदल रही है, रास्ता बता रही है। मुझे गुस्सा आई तो मैंने कहा, देख उन दोनों को शादी ब्याह, लड़के बच्चे चाहिए या पैसा, किसमें उनको सुख मिलता है किसमें नहीं, ये वो अच्छी तरह जानती समझती हैं। उन्हें जो करना है वो वही कर रही है और वो उसमें खुश है। हमें उनसे क्या लेना देना, हमें क्या चाहिए, हमें खाली उससे मतलब रखना है। बस न तू इधर चलती न उधर। अभी तक पैसा पैसा, अपना धंधा चिल्लाती रही। अब जब पैसे का इंतजाम हो गया है तो फिर रास्ता बदल रही है। आखिर तू चाहती क्या, कुछ साफ साफ बताएगी? मेरी बात का जवाब देने के बजाय तुम सिर नीचे किए देखती रही, चुप रही। तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने खींच कर कहा, देख ऐसे नहीं चलेगा। आज अभी तय कर ले कि क्या करना है। ये बार बार रास्ता बदलना मेरी समझ में नहीं आता। इससे अपना समय क्या सब कुछ बर्बाद कर रही हो, साथ में मेरा भी। इसलिए साफ साफ एक निश्चित बात बताओ कि चाहती क्या हो। लेकिन इसके बावजूद तुम चुप रही, बार बार पूछने पर भी चुप रही। तो मैंने गुस्से में थोड़ा तेज आवाज में कहा, आज तुझे अभी का भी बोलना पड़ेगा, समझी? अभी का भी बोलना पड़ेगा, नहीं तो अभी से तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। तू रह इन्हीं दोनों के साथ, मैं कहीं और बनाऊंगा अपना ठिकाना। इतने पर भी जब तुम चुप रही तो मैं गुस्से से फट पड़ा चीखता हुआ बोला, तेरी इस चुप्पी से मैं समझ गया कि तेरे मन में क्या है। असल में तू अब ऊब गई है, डर गई है, थक गई है और साथ ही मुझको भी लेकर तू बदल चुकी है, अलग रास्ते पर जाना चाहती है। मगर इतना अच्छी तरह समझ ले,
कि मेरे बिना तू 1 मिनट भी चल नहीं पाएगी, समझी? अब तू मर यहीं, मैं इसी समय कहीं और जा रहा हूँ, कुछ और करूँगा। तेरी तरह 4 कदम आगे 2 कदम पीछे चलना अब मुझे बर्दाश्त नहीं। या कहकर मैं पैर पटकता हुआ चल दिया तो तुमने झपट कर पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा छोड़, अब मेरे रास्ते में कभी मत आना, समझी? लेकिन छोड़ने के बजाय तुम बड़े भरे गले से बोली, मैं रास्ते में नहीं आ रही, मैं तेरे साथ ही चल रही हूँ, साथ ही रहूँगी, जहाँ भी रहेगा वहीं रहूँगी। अब मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए, तू। मुझे परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए और कुछ नहीं। मगर मैं इतना गुस्से में था कि तुम्हें खींचता हुआ 3-4 कदम आगे बढ़ गया। इस पर तुम एकदम से पैर पकड़कर बैठ गई और कातर स्वर में रोती हुई बोली, रुक जाना, इतना कठोर क्यों बन रहा है? अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ, हार चुकी हूँ। अब मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है। मुझे सहारा चाहिए, तेरा सहारा। तू नहीं देगा तो कौन देगा? तेरे सिवा और कौन है मेरे आगे पीछे? मेरी दुनिया तो अब तू ही है ना। इतना कहते ही कहते तुम फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हारी रुलाई आंसू ने मेरे कदम रोक दिया। लगा जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हैं। मेरे गुस्से पर दर्जनों मटका पानी, ठंडा पानी पड़ गया। मुझे तुम पर इतनी दया आ गई कि तुम्हें उठाकर बाहों में भर लिया। तुम अब भी ऐसे बिलख रही थी जैसे कोई महिला अपने प्रिय के अचानक ही न रहने पर बिलखती है। बड़ी देर में तुम्हें चुप करा पाया। बार बार तुम यही कहती रही कि अब मुझे तुम और परिवार के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। इस तरह तुमने उस दिन जीवन में जिस उद्देश्य को लेकर दोनों आगे बढ़ रहे थे, उन बढ़ते कदमों को अचानक ही रोककर एकदम उल्टी दिशा में मोड़ दिया। तुमने जीवन का एक अजीब से नीरस रास्ते पर आगे बढ़ा दिया। देखते ही देखते तुम इतना बदल गई, काम धाम व्यवहार हर चीज़ में, कि मैं परेशान होकर पूछता आखिर क्या हो गया है तुम्हें। लेकिन तुम कोई उत्तर ना देती। तुम्हारी चीखती आवाज़ रमानी हाउस से बिल्कुल गुम हो गई। तुम जहाँ तक हो सकता रमानी हाउस के कामों से अपना हाथ खींचे रहती। इससे मेरा काम और बढ़ गया। इसके साथ ही तुम में एक और बदलाव हुआ कि अब तुम मेरी सेवा ज़्यादा करने लगी। जिंदगी इसी ढर्रे पर आगे बढ़ती रही। कई महीने ऐसे ही बीत गए। मेरा मन इस हालात से बहुत ही ज़्यादा ऊबने लगा, लेकिन तुमसे कुछ कह नहीं पाता था, कुछ नहीं कहता था तुमसे। तुम हालात से समझौता करे से खुश हो गई थी जैसे तुमने अपने मन का सब कुछ पा लिया हो। मैं घर बाहर का सारा काम निपटा कर जब देर रात कमरे पर पहुंचता तो तुम बड़े प्यार से मिलती, ऐसे ही साथ में ऐसे हंसती बोलती खाती जैसे तुमसे ज़्यादा सुखी कोई है ही नहीं। जब तुम आए दिन बच्चों के लिए किसी डॉक्टर के पास चलने को कहने लगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं कुछ तुम्हारी बात पे आगे चलूं, लेकिन मैं टालता रहा। इसीलिए मैं टालता रहा। मैं उस हालत और उतनी उम्र में कोई नई जिम्मेदारी नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन तुम हर तीसरे चौथे दिन इसी पर जोर देने लगी। इसी बीच एक दिन रमानी बहनों ने फिर एक और झटका दिया। हमें बुलाकर बताया कि अब वह दोनों अमेरिका में ही रहकर बिजनेस करेंगी, वहीं से सब संभालेंगी। अब रमानी हाउस के लिए उन्हें केवल एक हाउसकीपर की ज़रूरत है, बस। हम दोनों को इन बातों का अंदेशा था ही, फिर भी अचानक सुनकर सन्न रह गए। अब समस्या यह आ गई कि नौकरी मैं करूँगा या तुम, क्योंकि नौकरी किसी एक के लिए ही थी। दोनों बहनों ने इतने दिन की सेवा के चलते इतना एहसान जरूर किया कि फैसला हम दोनों पर छोड़ दिया कि हम ही आपस में तय कर लें कि नौकरी कौन छोड़ेगा। मैंने सोचा कि तुम कहीं मुझे स्वार्थी ना समझ लो, कपटी ना समझ लो, इसलिए मैंने तुमसे कहा ऐसा है तू कर ले नौकरी, में बाहर कहीं और काम तलाश लूँगा या अपना धंधा शुरू करूँगा। एक तरह से यह अपना काम शुरू करने का बढ़िया अवसर सा है। पहले उसी भले मानुस होटल वाले के पास जाऊँगा। तुम औरत जात हो, बाहर तुम्हें ज़्यादा परेशानी होगी।
लेकिन शायद तुम भी वही सोच रही थी जो मैं। तुमने कहा नहीं, यहाँ नौकरी तुम ही करो, मैं आसपास कहीं ढूंढ लूँगी, तुम परेशान मत हो। फिर उस भले मानुस के पास क्या जाएगा, इतने साल हो रहे हैं, अब तो पहचानेगा भी नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं बीच बीच में उनसे मिलता रहा हूँ। असल में हम दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं देखना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी बात पर अडिग रहा। अंततः तुम्हें ही नौकरी के लिए तैयार होना पड़ा। मैंने कहा देखो, दोनों बहनें ये तो जानती ही हैं कि हम पति पत्नी ही हैं, एक कमरे में रहते हैं। मैं बाहर कहीं भी नौकरी करूँगा, लेकिन रहूँगा यहीं। तू इन बहनों को यही समझाना कि मैं साथ रहूँगा। इतने बड़े रहमानी हाउस की रखवाली में बड़ा सहयोग हो जाएगा, 1 से 2 भले रहेंगे। तुमने यही बात बहनों को समझाई। उनसे बिना हिचक कहा, पहले की तरह नौकरी मैं ही करूँगी या दिन भर बाहर कोई और काम धंधा करेगा। हम दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए रहना तो एक ही साथ, एक ही जगह रहेगा। दोनों मुझे ही नौकरी पर रखने के पक्ष में थी, लेकिन मेरे इनकार और तुम्हारी बातों से अंततः वो मान गई। इसके बाद हफ्ते भर में यहाँ सारी व्यवस्था करके दोनों अमेरिका रवाना हो गई, भाई के पास। यहाँ की सारी फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी उसी आदमी को सौंपी जो पहले इन दोनों के अमेरिका जाने पर डेली रमानी हाउस दिन में 1 बार जरूर आता था। घर के तमाम हिस्सों में ताला लगा दिया गया। उनके जाने के बाद हमारी ज़िंदगी भी एकदम बदल गई। अब हमारे पास काम तो कम था, लेकिन काम के 24 घंटे थे। 24 घंटे हमारी ड्यूटी थी, घर की रखवाली करनी थी। वह आदमी दिन भर में किसी भी समय आ जाता था, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था। दोनों बहनों के जाने के बाद मैं 1 हफ्ते तक कहीं नहीं गया। खूब आराम किया, इतना कि ऊबने लगा, तब मैं बाहर निकला। इस बीच कई बार मन में आया कि तुमको लेकर कहीं घूमने जाऊं, लेकिन समस्या यह थी कि तुम्हारा घर पर रहना जरूरी था, क्योंकि चेक करने आने वाले आदमी के अलावा रमानी बहनों का फ़ोन किसी भी समय आ जाता था। बात करने में कोई समस्या न आए, इसलिए दोनों जाते जाते एक बढ़िया मोबाइल भी तुमको दे गई थी। तुम पिंजड़े में कैद होकर रह गई थी। मैं कहीं आसपास ही चलने को कहता, लेकिन तुम तब भी तैयार नहीं होती। तुम भी आखिर कब तक पिंजरे में रहती। कुछ दिन बाद देर शाम को साथ निकलने लगी। जितनी देर बाहर रहते उतनी देर अपने उस साथी को रखवाली की जिम्मेदारी देता, जिसके लिए तुम हर बार यही कहती थी कि उसकी नज़रें मुझे अच्छी नहीं लगती। उसकी नज़रें अच्छी नहीं हैं, लेकिन मैं उसे सालों से जानता था। चरित्र ईमानदारी के मामले में खुद से ज़्यादा मैं उस पर विश्वास करता था, इसलिए हर बार तुमसे यही कहता, वह ऐसा नहीं है, बहुत भला आदमी है। आगे जब उसने कई बार निस्वार्थ मदद की, तब तुम्हें मेरी बात पर यकीन हुआ और बोली, सही में वो अच्छा आदमी है। उसकी आंखों की बनावट ही ऐसी कि वहम हो जाता है। कई दिन तक, बरसों की अपनी थकान उतारने के बाद जब मैं काम धंधे के लिए बाहर निकला, तो सबसे पहले होटल वाले उसी भले मानुस के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम कर अपनी हालत बताई तो वह बड़ी सज्जनता के साथ बोले, अगर नौकरी करना चाहो तो मैं दे सकता हूँ, जगह नहीं होगी तो भी बना दूंगा, लेकिन कई बार अपना काम धंधा करने की बात तुम कह चुके हो, इसलिए जो बताओ वो मदद करने को मैं तैयार हूँ। उनकी इस भलमनसाहत पर मैंने हाथ जोड़कर आभार जताते हुए कहा, थोड़ी बहुत पूंजी इकट्ठा की है, आप मुझे मेरे हिसाब का कोई धंधा कराने में मदद कर दीजिए। उन्हें कुल पूंजी भी बता दी। कहते हैं ना कि धरती कभी वीरों से खाली नहीं रहती, अच्छे आदमी हर जगह हर समय रहते हैं। तो उस भले आदमी ने मेरी पूंजी के हिसाब से ही मुझे एक जगह चाय समोसा पकौड़ी की दुकान खुलवा दी। आखिर में पूंजी कुछ कम पड़ी तो उन्होंने थोड़े से पैसे उधार भी दिया।
एक कारीगर भी दिया, साथ ही यह भी कहा इससे जितनी जल्दी हो सके सारा काम सीख लो। शुरू के दिनों में दुकान कुछ सुस्त चली, बिक्री ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। हम दोनों का अपना काम करने का सपना पूरा होने लगा। हम दोनों खुश जरूर थे, लेकिन मेरे मन में कोई ज़्यादा उत्साह नहीं था, क्योंकि हम अपनी ट्रक के सहारे अपना बड़ा बिजनेस खड़ा करने का चूर चूर हुआ सपना भुला नहीं पा रहे थे, जिसे रमानी बहनों ने बड़ी निर्ममता से चूर चूर किया था। और जीते रहने की अनिवार्य कोशिशों को करते रहने के कारण मेरा विलेन किंग बनने का सपना भी डूब रहा था। मैं बड़े से कढ़ाई में खौलते तेल में जब समोसे पकौड़ियाँ तलने के लिए डालता तो मुझे लगता जैसे मैं विलेन किंग बनने के अपने सपने को खौलते तेल में डाल डाल कर खत्म कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मैं तुम्हारी उदासी दूर करने की कोशिश में कुछ पूछता तो तुम यही कहती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ज़्यादा पूछने पर सच को छिपाती भी तुम हर बार करीब करीब एक ही बात कहती, तू तो सवेरे ही निकल जाता है, फिर देर रात में आता है, कुल 5-6 घंटे के लिए, मतलब कि सोने भर को ही यहाँ रहता है। मैं इतने बड़े घर में अकेले पड़ी रहती हूँ, कुछ काम है नहीं, एकदम ऊब जाती हूँ। ऊपर से दिन में किसी भी टाइम वो मैनेजर चलाता है, ऐसे देखता है जिसमें चोर हूँ डकैत हूँ। मन बड़े परेशान हो जाता है। इससे अच्छा तो जब वो दोनों थी तभी था। मैंने कहा, मैं कहता इसीलिए तो मैं दिन भर तुझे 10 बार फ़ोन करता रहता हूँ। जब दुकान शुरू की तभी से ये सोच रहा था कि तू अकेले परेशान होगी, लेकिन अभी तो कोई और रास्ता भी नहीं दिख रहा है। कम पैसों में अच्छी जगह मिल भी नहीं पाएगी। अभी तो जो भी कमाई हो रही है उसका ज़्यादा हिस्सा तो उस भले मानुस का कर्ज उतारने में निकल जाता है। नहीं तो यहाँ से निकलकर दुकान के पास ही कोई कमरा किराए पर ले लो। आने जाने में जो कई घंटे बर्बाद होते हैं वह तेरे साथ भी तो। मेरी चिंता तुमसे देखी नहीं गई। मुझे समझाते हुए तुमने कहा, अब तुम इतना भी परेशान मत हो। ये बात अच्छी तरह समझ लो कि अपना धंधा करने का जैसा मौका ऊपर वाले ने दिया है या दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए सारा दिमाग उसमें लगाओ। मुझ में उतनी ही देर लगा जितनी देर यहाँ रहता है। ज़्यादा कमाई करके कर्जा उतार दे पहले, फिर इस जेल से भी मुक्ति पा लेंगे, वहीं पास में रहेंगे, या फिर दिन भर होटल पर तुम्हारे साथ रहूँगी, काम में कुछ हाथ ही बटाऊँगी। तुमने मेरे मन का बोझ हल्का करने के लिए यह सब कह तो दिया था, लेकिन वास्तविकता तो मैं जानता था कि तुम्हारे मन का बोझ मेरे मन के बोझ से कहीं बहुत ज़्यादा है। इसलिए तुम्हारे चेहरे पर हंसी खुशी लाने के लिए मैं हंसी मजाक करता, रमानी बहनों का नाम लेकर तुम्हें छेड़ता कि बड़ी याद आती है दोनों की, कितना मज़ा देती थी रात को, बड़ी वाली का तो जवाब नहीं, और हाय रे इमेल्डा। मगर तुम पर अब ऐसी किसी बात का भी कोई असर ही नहीं होता था, जबकि पहले ऐसी बातों पर भड़क उठती थी। वैसे समीना तुमसे यह बात भले ही मजाक में कहता था, लेकिन वास्तव में सच यही था। रात में अक्सर उनकी याद आती थी। मन करता काश उसी तरह वो कुछ घंटा साथ बिताए ना। तुम्हारे साथ होते हुए भी मेरा मन ऐसा सोचना अच्छा रखना जानता था कि पूरी तरह गलत है, लेकिन इस मन का क्या करता, मेरे कंट्रोल से बाहर हो ही जाता था। लेकिन इसकी जिम्मेदार उन बहनों के साथ साथ तुम भी थी। मेरे मुंह में खून तो तुम ही लोगों ने लगाया था। उस दौर में तुम मेरे हर मजाक बात पर मुझे बार बार यही समझाती थी कि छोड़ना, इन बातों को भूल जा। सभी ये सब फालतू बातें हैं, मन खराब करती हैं। अब बस शांत रहने, होटल को बढ़ता देखने में ही आराम महसूस करती हूँ। लेकिन जल्दी ही मेरा ध्यान तुम्हारे तेजी से गिरते स्वास्थ्य की तरफ गया। तो मुझे लगा कि तुम जितना बता रही हो बात सिर्फ उतनी नहीं है, बात कुछ और भी है जिससे तुम बहुत चिंता करती हो।
इसी कारण तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। यह समझते ही एक दिन मैंने जिद कर ली सच जानने की। मैंने कहा देखो सच क्या है वह साफ साफ बताओ, तभी मैं होटल जाऊंगा, नहीं तो नहीं। बहुत कोशिश के बाद तुमने जो बताया उसे सुनकर मैंने कहा तू भी कमाल करती है, इस उम्र में काहे को बच्चा 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 कर रही है। अरे हर चीज़ का एक टाइम होता है, सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं होता। जो हमारी किस्मत में है वो हमें मिल रहा है, जो नहीं है वह नहीं मिल रहा है। बेवजह चिंता कर करके अपनी सेहत खराब कर रही है। तेरे कारण मुझे भी चिंता होती रहती है, मेरी भी सेहत गड़बड़ाई है। निश्चिंत होकर क्यों नहीं जीती कि मैं तेरे लिए हूँ, तू मेरे लिए है ना सहारा एक दूसरे का। लेकिन मेरा समझाना बुझाना सब बेकार गया, तुम जिद नहीं। हाथ जोड़ने लगी कि एक बार ले चल किसी डॉक्टर के पास, वो जो कह देंगी वही करेंगे, मना कर देंगी तो दोबारा सोचूंगी भी नहीं। मैंने फिर समझाया तू बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। अरे मोटी अकल से सोच, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ बीमारी बताएगा, दवाएं देगा ही। तंत्र मंत्र वाले के पास जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ झाड़ फूक बताएगा ही। इतनी मामूली सी बात समझती क्यों नहीं। मगर तुम कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं हुई। हर बात का एक जवाब, एक बार चलना एक बार चलने में क्या बिगड़ जाएगा। डॉक्टर कुछ ज़्यादा बोलेंगी तो नहीं जाऊंगी दोबारा। आखिर विवश होकर एक दिन डॉक्टर के यहाँ ले ही गया। उसने जांच के बाद साफ साफ कह दिया कि अब उम्मीद बहुत कम है। फिर न जाने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की सलाह दी। जब खर्चा बताया तो हम दोनों के पांव तले जमीन खिसक गई। लौट आए उल्टे पांव। रास्ते भर तुम एकदम चुप रही। मैं तुम्हें घर छोड़कर होटल चला गया। धंधे का आधे से भी ज़्यादा दिन का खोटी हुआ था। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।